हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 4। तो लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग और हंगर हार्डशिप एंड हंगर हार्डशिप ये वाला पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे नेशनलिज्म, उसका फैक्टर क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर व्हाट इज़ नेशन हम लोगों ने ये पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लिबर्टी का दो मतलब होता है, एक लिबरल्स और एक आइडियोलॉजी, और उसमें मोनार्की वीएस वी दी पीपुल वार हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था उन दोनों के बीच में। तो चलिए हम लोग एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। तो इसका टाइमलाइन है, इसका टाइमलाइन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। 1799 में नेपोलियन आया। 1815 में वियना कांग्रेस आया, जिसने फिर से ओल्ड ऑर्डर मतलब पीछे वाले जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उसे रिवर्स कर दिया। मोनार्की आ गया, अगेंस्ट नेशनलिज्म के अगेंस्ट आ गया। फिर 1830 में और 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ। 1830 का जो रिवॉल्यूशन था उसमें बेल्जियम, ग्रीस, इटाली, जर्मनी तो इंडिपेंडेंट हो गए। उस समय बेल्जियम था वो नीदरलैंड से इंडिपेंडेंट हो गया, जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर से मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन जो इटाली और जर्मनी थे वो ये इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन वो उस समय कंट्री नहीं थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion। जो डेवलपमेंट है नेशनलिज्म का वो सिर्फ वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आया है। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। कल्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आइडिया ऑफ नेशनल को लाने में। उसमें जैसे आर्ट हो गया, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब हेल्प किए हैं नेशनलिस्ट फीलिंग को। जैसे इसमें है कि नेशनल फीलिंग क्या है, जब हम लोग जन गण मन ये गाते हैं या वंदे मातरम, तो हमारे पास एक नेशनल फीलिंग, अपने देश के लिए एक फीलिंग आ जाती है, तो उसी को कहते हैं नेशनल फीलिंग। देखिए उसमें पोइट्री, स्टोरी, म्यूजिक, रियल इंसिडेंट, फिल्म्स, लिटरेचर, ये सब ही आ जाएंगे। Let us look at romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments। तो हम रोमांटिसिज्म की तरफ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। एक कल्चरल मूवमेंट है जो डेवलप करता है एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिकाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट है वो क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन रीजन और साइंस का। उसके बाद है एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। और वो फोकस करते हैं इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation। तो जो उनका इफोर्ट है वो है कि वो एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज को एक सेंस क्रिएट करें, और जो कॉमन कल्चरल पास्ट है बेसिस ऑफ नेशन पे। Other romantics such as the German philosopher Johann Gottfried Herder 1744 to 1893 claimed that true German culture was to be discovered among the common people das Volk। तो एक दूसरे जो हैं दूसरे जर्मन फिलोसफर हैं जिनका नाम है जोहान गॉटफ्रीड हर्डर 1744 टू 1883। वो क्लेम करते हैं कि हम एक ट्रू जर्मन कल्चर है जो डिस्कवर करता है कॉमन पीपल में डास वर्क। तो
It was talked folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of nation, folk gist was popularized. तो उन्होंने कहा कि जो फोल्क सॉन्ग है, फोल्क पोइट्री और फोल्क डांस है, वो ट्रू स्पिरिट है नेशन का, और उसी को फ्रेंच भाषा में वॉल्कगिस्ट कहा गया है, जो पॉपुलराइज हुआ है. सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोल्क कल्चर वर इसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो जो कलेक्ट और करते थे और रिकॉर्ड करते थे ये फॉर्म्स फोल्क कल्चर का, वो इसेंशियल था नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाने में. रुकिए फ्रेंड्स थोड़ा सा. The emphasis on the vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. तो जो emphasis है vernacular language का और जो collection है local folklore का, वो सिर्फ एक एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को रिकवर करने के लिए नहीं है, बस उसे मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज मतलब पहुंचाना है लार्ज ऑडियंस तक, जो और उसमें ज़्यादातर जो बिना पढ़े लिखे हैं. दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th century बाई ग्रेट पावर्स रसिया, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया. तो ये एक केस है पोलैंड का, जब वो पार्टीशन होता था 18th century के लास्ट में. तो जो ग्रेट पावर्स है जैसे रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, ये सब ने कैप्चर किया था. देखिए जैसे ये पोलैंड है तो रसिया ने उसे कैप्चर किया था, प्रूसिया ने कैप्चर किया था, और ये ऑस्ट्रिया ने. उस समय प्रूसिया जर्मनी का पार्ट था. उसके बाद इवन थॉग Poland no longer existed as an independent territory, national feeling were kept alive through music and language. तो जो पोलैंड है वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रहा, नेशनल फीलिंग है वो अलाइव रहा म्यूजिक और लैंग्वेज के द्वारा. Karol Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into national symbols. तो जो करोल कुरपिंस्की है एग्जाम्पल के लिए उन्हें समझते हैं कि उन्होंने सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपेरास का मतलब होता है म्यूजिक, और इसको टर्न किया था फोल्क डांसेस में, जैसे पोलोनाइज और मजूरका, उनको टर्न किया था नेशनलिस्ट सिंबल में. लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. जो लैंग्वेज है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जगाने में. आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज इम्पोज्ड एवरीवन. तो रशियन ऑक्यूपेशन के बाद जो पोलिश लैंग्वेज है उसे स्कूल से निकाल दिया गया और रशियन लैंग्वेज को लाया गया पूरे पोलैंड में. Though in 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which ultimately crushed. तो 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन था जो रशियन रूल के अगेंस्ट आया और वो मतलब वो क्रस्ट हो गया. Following this, many members of clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. कलर्जी क्या है? न्यू मेंबर्स थे जो पोलैंड में आए थे, और मतलब कलर्जी जो थे वो नए मेंबर्स थे पोलैंड में, और ये लैंग्वेज को वीपन की तरह यूज करते थे. तो जो नए मेंबर्स थे कलर्जी जिनका नाम था मतलब आए थे, तो वो लैंग्वेज को वीपन की तरह यूज करते थे. पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. तो जो पॉलिश है वो चर्च गैदरिंग के लिए होता था और ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए. एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बाइशॉप्स वेयर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द
Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. साइबेरिया एक ऐसी जगह है बहुत जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर -3 डिग्री -4 डिग्री तक ठंडी पड़ती है। और नहीं, साइबेरिया में -30 डिग्री तक ठंड पड़ती है, -2 3 से लेकर 30 डिग्री तक वहाँ पर माइनस में बहुत ठंड लगती है। तो जब जो पॉलिश पीपल्स हैं उन्होंने रशियन लैंग्वेज को जब डिनाई कर दिया तो उनको ना कुछ को जेल में रखा गया और कुछ को साइबेरिया भेज दिया गया कि उन्होंने रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो जो यूज है पॉलिश का वो एक सिंबल बन गया स्ट्रगल रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट। अब एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिया है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए यही है फिगर नंबर 8, द मैसेक्रे एट चाइस यूगने डिलक्रोix 1824। The French painter Delacroix was one of the most important French romantic painters। तो जो फ्रेंच पेंटर है जिनका नाम डेलाक्रोइक्स है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स है। द ह्यूज पेंटिंग डिपिक्ट्स एन इंसिडेंट इन विच 20,000 ग्रीक्स वेयर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय टर्क्स ऑन द आइलैंड ऑफ चॉइस। तो जो ये बड़ा पेंटिंग है देखिए ये दर्शाता है कि 20,000 ग्रीक्स को किल कर दिया गया। किसने मारा? टर्क्स ने मारा आइलैंड ऑफ चॉइस के। बाय ड्रामेटिंग द इंसिडेंट फोकसिंग ऑन सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड यूजिंग विविड कलर्ड डेलाक्रोइक्स sought to appeal that the emotions on the spectators and create sympathy for the police। तो ये इंसिडेंट दर्शाते हुए डेलाक्रोइक्स कहता है कि जो वुमेन मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं और जो आदमी मर रहे हैं वो सब मर रहे हैं, तो उन्होंने डेलाक्रोइक्स ने इसे इमोशन और स्पेक्टेटर्स बताया कि ग्रीक्स को उन्होंने कैसे मारा। देखिए यहाँ पर बच्चे, ये सब औरत, ये सब मारे गए यहाँ पर। पोलैंड की तरह ही एक हमारे पास और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है द ग्रीम ब्रदर्स फोल्क टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। जो ग्रीम ब्रदर थे वो फोल्क टेल्स और नेशन बिल्डिंग को किए थे। ग्रीम्स फेरी टेल्स इज अ फैमिलियर नेम। जो ग्रीम्स फेरी टेल्स है वो एक फैमिलियर नेम है। और द ब्रदर्स जैकोब एंड विल्हेम ग्रीम वेयर बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ हनाउ इन 1785 एंड 1786 रेस्पेक्टिवली। जो जैकब और विल्हेम ग्रीम है वो जर्मन सिटी में बॉर्न हुए थे, जर्मन सिटी ऑफ हनाउ में बॉर्न हुए थे 1785 और 1786 में। वाइल बोथ ऑफ देम स्टडीज लॉ, दोनों ने लॉ पढ़ा था। दे सून डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स। उन दोनों ने तो लॉ पढ़ा था लेकिन उनके में एक इंटरेस्ट जग गया कि वो ओल्ड फोक टेल्स को कलेक्ट करें। They spent 6 years traveling from village to village, talking to people and writing down fairy tales which were handed down through the generation। तो वो 6 साल ट्रैवल करते रहे विलेज से विलेज तक और पीपल से टॉक करते रहे और राइट करते रहे फेरी टेल्स को, जो जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने कहा, जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने यही करते रहा। दे वर पॉपुलर बोथ अमंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। वो दोनों चिल्ड्रन और एडल्ट्स में बहुत पॉपुलर थे। इन 1812 दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स। 1812 में उन्होंने अपना पहला कलेक्शन ऑफ टेल्स को पब्लिश किया। Subsequently, both of the brothers became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press। बाद में दोनों ब्रदर थे वो एक्टिव हो गए लिबरल पॉलिटिक्स में और स्पेशली फ्रीडम ऑफ द प्रेस के। इन द मीन टाइम दे आल्सो पब्लिश द 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। तो उसी टाइम में उन्होंने 33 वॉल्यूम की एक डिक्शनरी भी बताई जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश की। The Grimm brothers also saw French domination as a threat to German culture and believed that the folk tales they had collected were expression of a pure and authentic German spirit।
तो जो ग्रीम ब्रदर थे वो फ्रेंच डोमिनेशन को एक थ्रेट की तरह देखते थे जर्मन कल्चर को, और बिलीव करते थे फोल्कटेल्स को कि वो कलेक्ट करे, और जो उनके एक्सप्रेशन है वो प्योर और ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट हैं। They considered their projects of collecting folk tales and developing the German language as a part of the wider effort to oppose French domination and create a German national identity. तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को कलेक्टिंग प्रोडक्ट्स फोल्क टेल्स को देख और डेवलपिंग जो जर्मन लैंग्वेज था उसको देखा वाइडर इफोर्ट कि वो अपोज करे फ्रेंच डोमिनेशन को और एक क्रिएट करे जर्मन नेशनल आइडेंटिटी को। अब हम पढ़ते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, हंगर एंड हार्डशिप क्यों हुई यूनिफिकेशन के लिए, तो हम एक टाइमलाइन की दौर से पढ़ते हैं। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1815 में वियना कांग्रेस हुआ, और 1813 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, और 18 फरवरी के 1848 में फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 1830 से 1848 तक 18 ईयर्स का टाइम है, और उसी के पैरेलल ये जो है 1815 और ये 1830 उसी के पैरेलल रोमांटिक नेशनलिज्म और रिवोल्यूशनरीज का भी डेवलपमेंट हो रहा था। तो 1813 के रिवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि नेशनलिज्म आया, उसके फैक्टर्स थे, मोनार्की भी था, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता था, इकोनॉमिक क्राइसिस, और लोगों में इनइक्वालिटी आ गई थी। चलिए फ्रेंड्स, इन 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का जो ईयर है वो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का पीरियड था यूरोप में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। तो जो पहला हाफ था 19th सेंचुरी का वो एक इनॉर्मस मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रहा था यूरोप में। इन मोस्ट कंट्रीज देयर आर नो मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। तो 17 बहुत सारे कंट्रीज में सीकर्स मतलब ना जॉब गिवर्स कम थे, लेकिन जो जॉब गिवर्स देखिए जॉब गिवर्स कम थे लेकिन जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा थे, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो जो पॉपुलेशन था रूरल एरिया से वो सिटीज़ में आ गई और ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहने लगी, छोटे छोटे मतलब घरों में। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफ्टन फेस्ड विथ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। तो जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे टाउन के वो स्टिफ कंपटीशन देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने इंपोर्ट से कर रहे हैं चीप मशीन को जो इंग्लैंड से बना है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी एडवांस होते गया उस कॉन्टिनेंट पर। फिर This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. तो ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हुआ जब बहुत सारे होम्स और छोटे छोटे वर्कशॉप थे वो पार्टली मैकेनाइज्ड थे। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligation. तो बहुत सारे रीजन्स थे यूरोप में जहाँ पर अरिस्टोक्रेसी थे वो पावर में थे, और जो पीजेंट थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, फ्यूडल ड्यूज का और ऑब्लिगेशन था। मतलब यूरोप में बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर अभी भी मोनार्की नहीं हटी थी और वहाँ पर फ्यूडल ड्यूज पे करना पड़ता था पीजेंट्स को। The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. तो जो फूड बढ़ते गया एक ईयर में और जो बैड हार्वेस्ट होने लगा तो ये एक वाइड स्प्रेड pauperism बनते गया टाउन और कंट्री में।
The year 1848 was one such year. Food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris on the road. तो जो 1848 का एक ईयर था जहाँ पर फूड शॉर्टेजेज और वाइड स्प्रेड मतलब फूड कम होने लगे और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो ये पेरिस का जो पॉपुलेशन था उसे रोड पर लिया गया। बैरिकेड्स वेयर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। तो जो बैरिकेड थे वो उसे हटा दिया और जो लुइस फिलिप्स थे उसे भी हटाने का लोगों ने प्रयास किया, कहा कि नहीं इसे भी हटाओ, ये हमारा किंग नहीं रहेगा। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटेड द राइट टू वर्क। तो जो नेशनल असेंबली था वो प्रोक्लेम्ड किया रिपब्लिक के मतलब ना पेरिस को रिपब्लिक घोषित कर दिया और सफरेज कर दिया पूरे मतलब राइट टू वोट दे दिया पूरे एडल्ट मैन को जो 21 से ऊपर थे, और गारंट कर दिया कि राइट टू वर्क मतलब अब सबको एम्प्लॉयमेंट भी करने लगा। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेट। तो नेशनल वर्कशॉप भी बैठाए गए पेरिस में कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सकें। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payments. तो उससे पहले 1845 में जो वीवर्स थे सिलेसिया में वो रिवोल्ट कर दिए अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, क्योंकि वो जो ने सप्लाई करता था रॉ मटेरियल और कहता था कि इस प्रोडक्ट को फिनिश करो और उनका पेमेंट कम करते जाए, मतलब उनका वर्किंग हावर बढ़ाते जाता था। वर्किंग हावर उनका बढ़ाते जाता था और पेमेंट उनका कम करते जाता था। द जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ डिस्क्राइब्ड द इवेंट इन सिलेसियन विलेज एज फॉलो। तो जो जर्नलिस्ट थे विल्हेम वुल्फ वो इवेंट को देखे सिलेसियन विलेज में और कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखे। In this village with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. तो इस विलेज में जो 1800 inhabitants बैठे थे उसमें कॉटन वीविंग था वो बहुत बड़ा ही वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था। द मिजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम। तो वर्कर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइजेज ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। तो जो डिस्प्रीट नीड्स था जॉब का वो एडवांटेज लेता था कॉन्ट्रैक्टर से कि वो रिड्यूस कर दे प्राइजेस को और गुड्स ले जो ऑर्डर करते थे। ऑन 4 June एंड 2 PM अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च इन पेरिस अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेज। तब 4 जून को 2 PM पर एक बहुत बड़ा ही भारी क्राउड आया वीवर्स का और उनके घर के सामने आया और मार्च किया पेरिस तक और कॉन्ट्रैक्टर से डिमांड करने लगा कि हमारे पेमेंट्स बढ़ाइए। दे वर ट्रीटेड विद स्क्रॉन्स एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार किया। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस स्मार्ट्स इट्स एलिगेंट विडो पेंस फर्नीचर फॉर क्लेन। तो इसी ग्रुप जब कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनकी बात नहीं सुनी तो जो वीवर्स थे जो लार्ज क्राउड में आए थे तो उन्होंने उनके घर को जला दिया और स्मैश कर दिया उनके एलिगेंट विडो को और उनके सारे घर तो तहस नहस कर दिए। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू सीड्स। तो एक दूसरा ग्रुप था जो ब्रोक किया गया स्टोर हाउस में और प्लंडर किया कि जो सप्लाई था क्लॉथ का उसे भी मतलब बुनने से सीने तक करने दिया। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो फैमिली के साथ अपने नेबरिंग विलेज में तो चला गया, लेकिन वहाँ भी देखिए कॉन्ट्रैक्टर जो था वो नेबरिंग विलेज में तो उनके साथ चला गया, लेकिन वहाँ भी देखिए कि उसने इतना दुर्व्यवहार किया था कि वहाँ भी उसे कोई शेल्टर नहीं दिया।
ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग रिक्वेस्टिंग द आर्मी इन द एक्सटेंड दैट फॉलो 11 ईयर्स। तो उसने 24 घंटे बाद फिर आया और आर्मी को बुलाया और 11 वीवर्स को मार दिया गया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।